जागो, उठो, अब भी वक्त है। जी हाँ, ये उन्वान है हमारी अगली कहानी का, जो अदबी बोल की एक मुनफरिद पेशकश है। तहरीर और आवाज़ मसूद अहमद। इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा इनकलाब ज़रूर आएगा। इस राज को जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनें, मगर याद रखें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। प्रोफेसर जमशेद से मिलिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और उनका कहना है कि पढ़ाना कोई नौकरी नहीं होती बल्कि एक मुक़द्दस अमल है। एक महज़्ज़ब, शरीफ और पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो तक़सीम बर्र सग़ीर के बाद पाकिस्तान आ गया था। गो के जमशेद की पैदाइश और परवरिश पाकिस्तान की है, मगर पुरानी रवायात, रख रखाव और फैमिली की अहमियत उनकी नज़र में बहुत है। जमशेद की बीवी अर्जुमन बहुत खूबसूरत थीं और हैं, मगर सरमाया तालीम और इल्म में बहुत कम। अर्जुमन के वालिदैन कारोबारी एतबार से काफ़ी दौलतमंद हैं। जमशेद की शादी और 4 बच्चे हुए 20 साल गुजर गए हैं, और शायद इस वक्त जब शादी हुई, अर्जुमन की मोहब्बत और खूबसूरती के आगे वो उसकी तालीमी कमी को नज़रअंदाज कर गए थे। बहरहाल, किसी मामले में 2 अशख़ास की राय मुख्तलिफ हो तो आपस की बातचीत से हल किया जा सकता है, मगर मिजाज मुख्तलिफ हों तो खासा मसला हो जाता है। जमशेद के मिजाज में तहम्मुल, नरमी थी और अंदाज़ गुफ्तगू बहुत खुशगवार, जबकि अर्जुमन में गुस्सा, क़ुव्वत बर्दाश्त ज़ीरो और गुफ्तगू में नाशाइस्ता इस अल्फाज का इस्तेमाल भी मौजूद था, जिससे अर्जुमन की खूबसूरती बेमायनी हो जाती थी, क्योंकि असल खूबसूरती तो मुंह से फूलों की तरह निकलते अल्फाज से होती है। 20 साल गुजर जाने के बावजूद जमशेद ने हिम्मत नहीं हारी थी और गाहे बगाहे मौका देखकर अर्जुमन को बताने और समझाने की कोशिश करते रहते, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी बीवी दिल की बहुत अच्छी है, मोहब्बत करती है, मगर परवरिश और तरबियत चूँकि बहुत मुख्तलिफ माहौल में हुई है, इसलिए वक्त तो लगेगा और एक न एक दिन अर्जुमन की सोच और ज़्यादा बदलेगी। उसे एहसास भी हो जाएगा कि बच्चों को तैश में, गुस्से में आकर बुरे अल्फाज में झड़क देना, हाथ उठा देना नामुनासिब ही नहीं बल्कि बच्चों की शख्सियत पर भी बुरे असरात छोड़ती है। जमशेद एक बैलेंस कायम रखने की कोशिश करते रहते। जमशेद को जब कभी ये एहसास हो जाता कि आज बच्चों की अल्फाज से या जिस्मानी तौर पर पिटाई हुई है और बच्चे मुंह लटकाए हुए हैं, खामोश हैं, आपस में भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चों को डिनर के बाद कुछ ऐसे किस्से, कहानियां सुनाते कि माहौल खुशगवार हो जाता और सब आपस में बातचीत करने लगते, हंसने लगते। अर्जुमन को शायद ये मैसेज भी मिल जाता कि बच्चों से किस तरह का बर्ताव करना नहीं चाहिए था। ऐसे ही एक शाम सबसे बड़े बेटे खालिद ने पूछा कि वो कॉलेज के बाद किसी प्रोफेशन के लिए मज़ीद तालीम जारी रखना चाहता है, डॉक्टरी पढ़े या। जमशेद ने बात समझते हुए कहा कि उसे वो तालीम और प्रोफेशन अपनाना चाहिए जिसके ज़रिए वो हासिल किया हुआ इल्म दूसरों तक पहुंचा सके, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको पढ़ाई करनी चाहिए जो उसे पसंद हो और एंजॉय भी करे। अर्जुमन ने फौरन बड़े गुस्से से कहा, नहीं, खालिद सिर्फ उस प्रोफेशन को अपनाएगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा सके। पैसा है तो सब कुछ है। और फिर बेटे की तरफ मुखातिब हुई और कहने लगी, मैं नहीं चाहती खालिद कि तुम भी अपने बाप की तरह प्रोफेसर तो कहलाओ, इज्जत तो मिले, मगर दौलत इतनी भी ना हो कि अपना घर बना सको और एक पुरानी गाड़ी में जिंदगी भर सफ़र करते रहो। जमशेद ये सुनकर मुस्कुराए, खामोश रहे। खालिद कमरे से जाने के बाद उठकर 1-2 कदम टहले, जैसे अपने गुस्से पर काबू पा रहे हों, मुनासिब अल्फाज की तलाश में हों। फिर अर्जुमन के पास जाकर बैठ गए और बहुत ही नरमी से कहने लगे, अर्जुमन, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं एक दौलतमंद इंसान नहीं हूँ, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि रुपए के मुकाबले में ऐसी दौलत इल्म की रखता हूँ जो जितनी खर्च की जाए पैसे की तरह कम नहीं होती। इल्म कभी भी खत्म होने वाली दौलत नहीं है।
پیسہ ضرورت کے مطابق ہو، ضروریات پوری ہوتی رہیں، تو بس پھر کس بات کا غم یا افسوس؟ تم نے ارجمن کبھی سوچا یا اللہ کا شکر کیا کہ ہمارے پاس ہماری سب سے بڑی دولت یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے دوست، ہماری فیملی اور رشتہ دار ہیں؟ ارجمن کو یہ سننا پسند نہیں آ رہا تھا، اٹھ کر چلی گئی۔ حصول علم ایک انسان میں ایسا ہی فرق پیدا کر دیتا ہے جیسا جمشید اور ارجمن کی سوچ میں تھا، بالکل اسی طرح جیسے گلاس اور کرسٹل میں فرق ہوتا ہے۔ گلاس کی بنی چیز دیکھنے میں ویسی ہی لگ سکتی ہے جیسے کرسٹل کی بنی ہوئی چیز، مگر وہ شعائیں، وہ چمک، وہ ایلیگنس، وہ خوبصورتی جو کرسٹل میں ہوتی ہے وہ گلاس میں نہیں ہو سکتی۔ جمشید سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ بادشاہوں نے اپنے بڑے بڑے محلات اور تاریخی عمارتیں تو بنائیں، مگر تعلیم کے فروغ کے لیے یونیورسٹیاں، کالج نہیں بنائے۔ انگریز نے غلامی سکھائی اور ہم نے سیکھ لی، کوئی علم، کوئی ہنر بر صغیر کے لوگوں کو نہیں سکھایا۔ پھر پاکستان تو بن گیا، مگر یہاں بھی حکمرانوں نے طرز حکمرانی وہی بادشاہوں جیسی، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کر کی۔ عوام الناس کو تعلیم کی اہمیت کا شعور تک نہیں دیا، کیونکہ عوام کی صلاحیتیں اگر علم کے ذریعے اجاگر ہو گئیں تو پھر یہ بادشاہت نما جمہوریت کیسے چل سکے گی؟ غریب لاچار عوام تو پھر غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی چاہے گی۔ پھر یوں ہوا کہ ہر اس شخص کو مار دیا گیا جس نے عوام کو یہ حق آزادی دلانے کا درس دیا یا کوشش کی۔ اب پھر ایک شخص نے علم کی مشعل کو روشن کرنا چاہا اور غریب کی زندگی بدلنی چاہی ہے، تو اس کو بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی جمشید اٹھے اور اس عہد کے ساتھ اٹھے کہ اس کا انتظار کیے بغیر کہ دوسرا بدلے تو میں بدلوں گا، آج ہی سے میں اس جد و جہد میں پہل کروں گا اور ہر کسی سے بھی کہوں گا کہ جاگو، اٹھو، اب بھی وقت ہے۔ یہ دھرتی دھڑ دھڑ